हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद मासिक पत्रिका से होगी। जिसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, मराठी के भालचंद्र या कन्नड़ के शिवप्रकाश भी जब हिंदी के कवियों लेखकों के बीच होते हैं तो किसी अजनबी की तरह नहीं, ये स्थितियां ऐसे अवसर भी जुटा ही रही हैं जहां वैचारिक या भावात्मक आदान प्रदान से बढ़कर भी संभवतः कुछ चीजें किसी मात्रा में संभव हो सकेंगी। एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में ले आना या उतरना भी शायद हो, और यह तो होगा कि अन्य भाषाओं की संरचनाएं हमारे परिचय व्यक्त में और अधिक आएंगी। हिंदी इससे विशेष रूप से लाभान्वित होगी क्योंकि हिंदी में ही अनुवाद कार्य सबसे ज्यादा हो रहा है। किसी अन्य भाषा से परिचित लेखक कभी उस भाषा से अनुवाद सीधे ही कर रहे हैं। संकेत यही है कि इस सिलसिले में एक नया परिदृश्य बन रहा है और इस परिदृश्य की ओर सजग रहने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं के बीच की संवाद कड़ी जो केवल अंग्रेजी को मानते आ रहे हैं, उन्हें अपने दृष्टिकोण में कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। यह सही है कि किसी ऐसे आयोजन में जहां विभिन्न भारतीय भाषा के कवि या लेखक उपस्थित हों, अंग्रेजी अनिवार्य रूप से बैठ जाती है, लेकिन टूटी फूटी ही सही एक दूसरे की भाषाएं आजमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई भारतीय भाषाओं के लेखक अब स्वयं हिंदी का प्रयोग बातचीत करने में पहले की तरह हिचकिचाते नहीं हैं। हिंदी का दायित्व कुछ और बढ़ जाता है। हिंदी की रचना संसार विस्तृत हो रहा है, नई परिस्थितियों से और अधिक लाभान्वित हो जाएंगे। रचनात्मक स्तर पर वास्तव में एक अखिल भारतीय वातावरण बनने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। महात्मा जी ने अपने राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्पनाएं की हैं, उन्हें कार्यान्वित करने का काम हमारा है। जो अधूरा है उसे पूरा करना चाहिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी के साथ अनेक रचनात्मक कार्य भी जोड़ दिए गए थे। सरकारी विद्यालयों के बहिष्कार के साथ राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और उनमें अध्ययन अदालतों का बहिष्कार करके पंचायतों की स्थापना और उनके द्वारा अपनी समस्याओं को निपटाना तथा विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के साथ स्वदेशी कपड़ा यानी खादी का प्रचार शामिल था। इस दोहरे कार्यक्रम से उन लोगों के कार्य की व्यवस्था हो गई जो बहिष्कार करने के कारण बेकार होते। यह रचनात्मक कार्य सच्चे स्वराज्य की तैयारी थी। महोदय, जिंदगी क्या है? यह कोई नया विषय नहीं है, परंतु पुराना भी नहीं। जीवन की समस्त परिभाषाएं दी गईं, जैसे कि जीवन संघर्ष है, जुआ है, खेल है इत्यादि। वास्तव में ये सारी परिभाषाएं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दी गई हैं। परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है और
हर व्यक्ति का जीवन अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, जिसमें उसकी अपनी अनुभव की छाप होती है। जीवन पैदा होने से लेकर मृत्यु के बाद तक के संस्कारों सहित किए गए या घटित हुए सभी क्रियाकलापों का नाम है, जहां सुख दुख, प्यार, नफरत, कर्तव्य, अच्छा बुरा, हंसना रोना आदि सभी कुछ जुड़ा होता है। जीवन जीने के तरीके भी सबके अलग अलग हैं, जहां असंख्य लोग पैदा होने से लेकर मरने तक रहते हैं और मरने के पश्चात अधिकतर लोगों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, जबकि वहीं कुछ लोग अपने को मील का पत्थर बना जाते हैं, एक जीते हुए अंत में अस्तित्वहीन हो जाते हैं, दूसरे अपने मरने के बाद भी युग युगांतर तक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो क्या दोनों का जीवन एक सा कहेंगे? नहीं। तो आखिर क्यों? दोनों पैदा तो एक ही तरह हुए और प्राण निकलने से ही मृत घोषित हुए। वास्तव में जीवन की परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके जीने के ढंग। व्यक्ति के जीने का ढंग ही उसके जीने की परिभाषा है। विषय कितना भी व्यापक क्यों ना हो, उसे वर्गों में बांटकर उस पर विचार करें तो निष्कर्ष पर पहुंचना सरल हो जाता है। हर मनुष्य अपने ढंग से जीवन व्यतीत करता है और यही ढंग उसके जीवन को परिभाषित करता है। यह परिभाषा ही उसके जीवन के साथ साथ उसके चरित्र विचार को इंगित करती है। अर्थात जितने तरह के व्यक्ति होते हैं, उतने ही तरह के जीवन की परिभाषा है। व्यक्तियों के आंतरिक अंकन किए जाएं तो आमतौर पर 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। समाज में सबसे अधिक स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं, अतः इसे वर्गों के प्रथम वर्ग में ही रखें तो कोई हानि नहीं। स्वार्थ शब्द को जितना बुरा हम समझते हैं, वह उतना बुरा नहीं है। इसे बुरा कहने का अर्थ है कि हम स्वयं को अपने सामने वाले के मस्तिष्क में श्रेष्ठ दर्शाना चाहते हैं। इस प्रगतिवादी युग में महोदय, आज मनुष्य का स्वार्थी बनना उसकी प्रवृत्ति के साथ साथ परिस्थिति भी है। इस श्रेणी का व्यक्ति भावना से उतना ही कार्य करना चाहता है जितने में स्वयं का भला हो। ऐसे व्यक्ति का ध्येय स्वयं की उन्नति है। अपनी चाहत और इच्छा ही सर्वोपरि है। इसे प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति प्रयास कर्म करते हैं। समाज का एक व्यापक भाग इस प्रवृत्ति के हैं। साम दाम दंड भेद के हर तरह के गुण से संपन्न होते हैं और वास्तव में देखा जाए तो वे बहुत सीमा तक अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल होते हैं और अपने सामने वाले की शक्ति के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। यह मनुष्य दिल से बहुत कम और मस्तिष्क से ही जीते हैं। ऐसे लोग सिर्फ समाज के साथ साथ अपनी प्रवृत्ति का प्रयोग अपने परिवार, नाते, रिश्तेदारों में भी करते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी, माता पिता अपनी संतान से भी करते हैं। जमीन जायदाद, विवाह आदि के मामले में यह आम रूप से देखे जाते हैं।
उचित अनुचित का ख्याल इनके दिमाग में तो आता है, परंतु वे उसकी भी उपेक्षा कर देते हैं। ये लोग जीवन को अपने स्वार्थ के अनुकूल परिभाषित करते हैं। कहीं मीठे बोलना तो कहीं खट्टा, कहीं लड़कर तो कहीं पैरों पर गिरकर अपना कार्य कर ही लेते हैं। इनके लिए जीवन जुआ है। स्टॉप। यदि आपको डिक्टेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।